हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो ये है लेक्चर नंबर 13.3 जनरल केमिस्ट्री का, जिसमें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करने वाले हैं। तो ऑलरेडी हम बाकी का सिलेबस पढ़ चुके हैं। ये यूनिट थोड़ी सी बड़ी है तो दो पार्ट्स में डिवाइड करी गई है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करी गई है। तो उन दोनों पार्ट्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम जाते हैं भाई, आप जो अपनी क्लास पढ़ो, गीतिका मैम आपकी क्लास लेंगी और यहाँ पे ये फ्री ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है और आपको जो है पूरी केमिस्ट्री मैम ने पढ़ाई हुई है, जितने भी टॉपिक्स थे वो कवर कराए गए हैं। आप चाहो तो और डिटेल में पढ़ सकते हो। वन शॉट लेक्चर्स हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो यहाँ पे कवर कराए गए हैं। इफ़ यू वांट, आप डिटेल में अलग से, आपको और ज़्यादा टाइम है तो आप पढ़ सकते हो, बट अभी आई डोंट थिंक सो कि आप किसी के पास में भी टाइम है। तो मेरा सजेशन ये है कि इतना ही पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, सफिशियंट है। क्लियर? और किसी को लग रहा है कि कोई टॉपिक स्किप हो रहा है तो वो अपना एक्स्ट्रा पढ़ सकता है। ठीक है, तो चलो भाई, मैं जाती हूँ और आप लोग अपनी क्लास पढ़ो ध्यान से। Hello everyone, welcome back to our channel. I am back here with another class of chemistry in which I'll cover the second part for the inorganic chemistry. Part 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो जिसने पार्ट 1 स्किप कर दिया है, मिस कर दिया है, तो पार्ट 1 ज़रूर देखें। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। इस चैनल पे आपको फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारे अपडेट्स मिलते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑन द नोटिफिकेशंस सो दैट आपको सारा अपडेट्स मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। इन टुडेज लेक्चर we will cover the following topics: metal porphyrins with special reference to hemoglobin, types of magnetic behaviors, method of determining magnetic susceptibility, spin only formula, and Ellis coupling. So let's start with the first topic: metal porphyrins with special reference to hemoglobin. मेटालोपोरफायरिन्स पढ़ने से पहले ये जानते हैं कि पोरफायरिन क्या होता है। Porphyrin, it is a group of organic heterocyclic compounds that are comprised of 4 modified pyrrole subunits connected via methane bridges and form an aromatic macrocyclic structure which has one or more side chain attached. ये है porphyrin का structure, जिसमें आप देख सकते हैं ये heterocyclic means different cyclic compounds, और इसमें 4 modified pyrrole सब यूनिट्स हैं जो मीथेन ब्रिजेस से कनेक्टेड है, और ये एक एरोमेटिक माइक्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है जिसके पास 1 या मोर साइड चेन्स अटैच्ड है। मेटालोपोरफायरिन्स, इट इज अ टेट्रापाइरल macrocycles that play important role in biological processes. Metalloporphyrins are made through porphyrins. ये porphyrin का स्ट्रक्चर और ये है मेटालोपोरफायरिन का स्ट्रक्चर, जिसमें बीच में मेटल आयन होता है। दे आर ऑल्सो नोन एज द पिगमेंट्स ऑफ लाइफ। मेटालोपोरफायरिन्स को पिगमेंट्स ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। सो मेटालोपोरफायरिन्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू hemoproteins such as hemoglobin in the form of iron protoporphyrin 9। यहाँ पे मेटालोपोरफायरिन का स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियरली है विद रेफरेंस टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो मेटल आयन होता है वो होता है आयरन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में मेटल आयरन है, 1 2 3 4 पायरल साइक्लिक स्ट्रक्चर, और ये सारे साइड चेन्स 1 या मोर देन 1 साइड चेन्स अटैच होता है। Hemoglobin, it is a protein that contains iron porphyrins as its prosthetic group which are responsible for transporting oxygen. Hemoglobin क्या है? Hemoglobin एक प्रोटीन है जिसमें आयरन porphyrin होता है as it is a prosthetic group, और वो किस लिए responsible होता है? For transporting the oxygen. So this is the given structure. फिर से, this is the structure of hemoglobin.
हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो अप्रॉक्स 60,000 होता है। 4 सब यूनिट्स, देर आर 4 सब यूनिट्स ऑफ हीमोग्लोबिन। हर एक सब यूनिट में एक हीम ग्रुप और एक प्रोटीन ग्लोबिन होता है। सो देयर आर 4 हीम ग्रुप्स बॉन्डेड टू 4 प्रोटीन चेन्स। एक सब यूनिट, वन सब यूनिट कैसे बनता है? विद वन हीम ग्रुप विद इट्स प्रोटीन चेन। सो टोटल कितने यूनिट्स होते हैं सब यूनिट्स? 4। देयर आर 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। यहाँ आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं बीटा चेन 1, बीटा चेन 2, ये हेम है, और अल्फा चेन 2, अल्फा चेन 1। सो 1 हेम ग्रुप और एक प्रोटीन चेन मिलके एक सब यूनिट बनाता है, एंड टोटल देयर आर 4 सब यूनिट्स। सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। और ये वाला स्ट्रक्चर है metalloporphyrin with reference to hemoglobin as it has metal iron is oxygen binding and release. The iron in hemoglobin exists in 2 oxidation states, Fe2 plus ferrous, Fe3 plus ferric. It primarily exists in the ferrous state when oxygen is bounded. जब आयरन ऑक्सीजन से बाउंड रहता है तो उसका स्टेट क्या होता है? फेरस स्टेट विच हैज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2। सो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब ऑक्सीजन बाउंडेड होता है तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है आयरन का? तो आंसर विल बी Fe+2। ऑक्सीजन बाइंड्स टू आयरन फॉर्मिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जब आयरन से बाइंड करता है उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दिस प्रोसेस अकर्स इन द लंग्स वेयर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इज हाई। ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? दिस प्रोसेस अकर्स इन लंग्स, जहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। टिश्यूज में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, और ये जो रिवर्स प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ग्राफ है। एक्स एक्सिस इज फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वाई एक्सिस इज saturation of oxygen, saturation of hemoglobin with oxygen. PO2 stands for partial pressure of oxygen. It is the measure of pressure exerted by oxygen molecules dissolved in blood plasma. तो समझ में आया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? और जो ये सैचुरेशन है इसको हम लोग ज़्यादातर एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। व्हाट डज सैचुरेशन मीन्स? सैचुरेशन का मतलब proportion of hemoglobin binding sites occupied by oxygen molecules, कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कितना बाइंड कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन। और जब 100% सैचुरेशन आता है तो 100% सैचुरेशन का मतलब है कि सारे जितने भी बाइंडिंग साइट्स हैं वो ऑक्सीजन ऑक्यूपाई कर चुका है। ये जो कर्व है हीमोग्लोबिन का वो सिग्मोइडल कर्व आता है। फर्स्ट जब PO2 कम है तब जो लेवल है वो फ्लैट होके, फिर जैसे जैसे हमारा PO2 इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे जो ग्राफ है वो स्टीप होता जाता है, और एट द पॉइंट ये सैचुरेट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे ऐसा कर्व है कांस्टेंट, जिसका मतलब कि 100% सैचुरेशन हो गया है। जितनी ऑक्सीजन, जितना बाइंडिंग स्टेट था वहां पे ऑक्सीजन बाइंड कर गया। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है, एक तो कौन सा स्टेट कहाँ पे प्रोसेस अकर होता है, लंग्स, टिश्यूज, और ये जो ग्राफ है वो क्लास 12th में भी
हम लोग रेस्पिरेशन के चैप्टर में आप लोग ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट इज रोल ऑफ मेटल आयन। मेटालोपोरफायरेंस में मेटल आयन का क्या रोल है? Metal ion metalloporphyrin such as iron in hemoglobin is crucial for reversible binding of oxygen. क्यों इम्पोर्टेंट है? इस मेटल आयन के वजह से ही ऑक्सीजन का रिवर्सिबल बाइंडिंग प्रोसेस होता है। द कोऑर्डिनेशन chemistry of metal ion within the porphyrin ring allows for reversible binding of small molecules like oxygen, facilitating gas exchange in hemoglobin. Coordination chemistry. The coordination of the metal ion within the porphyrin ring involves coordination bonds between the metal ion and nitrogen atoms of the pyrrole ring along with the possible additional ligands. So ये वाले डायग्राम जो हमने अभी पहले देखा था हीमोग्लोबिन मेटालोपोरफायरिन का, वहां से देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मतलब हुआ कि जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो सेंट्रल एटम के अराउंड कैसा है, वो होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इट इज द स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन। तो इन मेटालोपोरफायरिन्स लाइक हीमोग्लोबिन, आयरन इज द सेंट्रल एटम जो कि नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन से सराउंडेड है। और ये नाइट्रोजन किसका है? पायरोल रिंग। दीज आर दी 4 पायरोल रिंग। और जो ये मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन है वो प्रोवाइड करता है स्टेबल एनवायरनमेंट फॉर रिवर्सिबल बाइंडिंग एंड रिलीज ऑफ लिगेंड सच एज ऑक्सीजन। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। कोई भी डाउट्स है, फील फ्री टू आस्क। कोई सजेशन, एनीथिंग यू वांट टू से, यू कैन कमेंट। सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। एंड देन नेक्स्ट, this coordination environment is highly specific, allowing for the selective binding and release of ligands such as oxygen. So ये जो coordination environment है वो बहुत ही specific होता है, यहाँ पे कुछ भी आके bind नहीं होगा, selective binding होता है। Now next is role in biological process. Biological process में क्या role है? Metalloporphyrins including hemoglobin are involved in various biological process beyond oxygen transport. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के अलावा भी मेटालोपोरफायरिन्स बायोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, एंजाइमेटिक catalysis. The ability to bind and release small molecules like oxygen is critical for sustaining life processes in organism. So metalloporphyrins with reference to hemoglobin ये बहुत important है in our biological process. कुछ uses देख लेते हैं। metalloporphyrins, it is used to control bilirubin levels by blocking the production of bilirubin through the competitive inhibition of heme oxygenase. So ये bilirubin levels को भी control करने के लिए काम आता है। और जो ये हेम ऑक्सीजनेज है, rate limiting enzyme, it is a rate limiting enzyme in bilirubin production pathway. It has also been used in other biomedical applications such as contrast agents for magnetic resonance imaging MRI में, photodynamic therapy PDT of cancer and bioimaging में। So ये कुछ uses है metalloporphyrins के। Next is types of magnetic behaviors. Type of magnets में 2 तरीके के आता है, एक नेट और एक नो नेट। नेट मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का प्रेजेंस होगा। सो इसमें 3 है, फेरोमैग्नेटिज्म, पेरीमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, नो नेट, डायमैग्नेटिज्म एंड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। By this chart, we will differentiate all the types of magnetic behaviors. First is diamagnetism. कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। Au, गोल्ड, कॉपर, मरकरी।
नॉन मेटालिक एलिमेंट्स में SiP फॉस्फोरस, सल्फर, कुछ आयंस, सोडियम आयन, क्लोरीन और एंड देयर सॉल्ट्स, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, H2N2, H2O, मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सब आता है हमारा डायमैग्नेटिज्म में। समटाइम्स क्वेश्चन में आपको एलिमेंट्स देंगे और दे कैन आस्क which type of magnet they are, diamagnetism, paramagnetism, ferromagnetism or anti-ferromagnetism. So in this, atoms have no magnetic movement, susceptibility is small and negative. So diamagnetism में कोई भी मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता है, और इसका जो ग्राफ है वो आप देख सकते हैं कि y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस पे स्लाइटली इस तरीके से है। और question can come, they can give you 4 graphs or 1 graph and they can ask कि ये ग्राफ किसके लिए है। नेक्स्ट इज पैरामैग्नेटिज्म। एग्जाम्पल एल्युमिनियम, सम diatomic gases, oxygen, NO, ions of transition metals and rare earth metals, their salts, rare earth oxides. Atoms have randomly oriented magnetic moments. इनके मैग्नेटिक मोमेंट्स रैंडम होते हैं, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, और इसका ग्राफ पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ जाता है विद द स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। नेक्स्ट इज फेरोमैग्नेटिज्म। इसका एग्जाम्पल में ट्रांजिशन मेटल्स आयरन, H, हाइड्रोजन, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ मेटल्स विद, ये एटॉमिक नंबर है, इनके बीच का जो एलिमेंट्स हैं वो फेरोमैग्नेटिज्म होते हैं। कुछ अलॉयज Mn, MnBi, Cu2, Mna, एटम्स हैव पैरेलल अलाइंड मैग्नेटिक मोमेंट्स। इसमें फेरोमैग्नेटिज्म में पर्टिकुलर डायरेक्शन में पैरेलली अलाइंड मैग्नेटिक मोमेंट्स होता है, और इसका जो ग्राफ है वो पहले इंक्रीज करता है फिर सैचुरेट हो जाता है। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में ट्रांजिशन मेटल्स लाइक मैग्नीज, क्रोमियम एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड्स, MnO, NiO, Cr2O3, MnS, these are the some examples. Atoms have anti-parallel, मतलब एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, इनका अरेंजमेंट एंटी पैरेलल होता है। ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड पॉजिटिव, और ये चार्ट है, इट इज, यू कैन सी एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का जो ग्राफ है वो थोड़ा सा सिमिलर है पैरामैग्नेटिज्म के, बट पैरामैग्नेटिज्म इज, सो यहाँ पे अगर कम, यहाँ का जो दोनों का ग्राफ है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तब आप अरेंजमेंट देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट्स का। सो आई एम क्लियरिंग दिस, इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस चार्ट, कि आप एक बार डिफरेंस देख लें सारे मैग्नेट टाइप का। I hope you have taken the screenshot. Now we will move to the next topic, that is method of determining. Okay, next topic is method of determining magnetic susceptibility. So magnetic susceptibility के मेथड जानने से पहले हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता क्या है। इट इज डिफाइंड एज द measure of how much a material will be magnetized in an applied magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद कोई भी मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होगा, उसके मेजरमेंट को हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय काई, जहाँ पे टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वी यूज द फॉर्मूला काई इज इक्वल टू M/H। सो ये है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इट इज डिनोटेड बाय दिस काई, एंड M इज मैग्नेटाइजेशन, H इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, कितना मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है और कितना मैग्नेटाइज हुआ है। सो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सो दीज आर द फॉलोइंग मेथड्स थ्रू विच वी कैन डिटरमाइन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बहुत सारे मेथड्स हैं, सो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट मेथड्स कवर करूँगी जो जिससे क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली। आप चाहें तो ये सारे मेथड्स एक बार आप रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं।
क्योंकि सब कुछ तो कवर नहीं हो सकता. सो important methods I'll discuss here. So the methods are Faraday's method, Gary Gray's method, and NMR method, VSM method, vibrating sample magnetometer, squid method, super quantum interface device, भटनागर माथुर मेथड. तो जो हम डिस्कस करेंगे मेथड्स वो है फेराडेज मेथड, स्क्विड मेथड एंड गोइज मेथड. आई थिंक यहाँ पे मिस हो गया एक मेथड और है, गोइज मेथड, विच इज इम्पॉर्टेंट. सो वो हम लोग डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट मेथड इज फैराडेज मेथड. यहाँ पे आप देख सकते हैं दो मैग्नेट है विद डिफरेंट पोल्स N and S, नॉर्थ पोल साउथ पोल. सो इन द फैराडे बैलेंस, इसको फैराडे बैलेंस बोलते हैं. द फील्ड इज इनहोमोजीनियस, मतलब it is not completely homogeneous field. The pole pieces of the magnet are so shaped that there is region in which the product of the field strength and field gradient in the z direction is constant. z डायरेक्शन में जो फील्ड ग्रेडियंट है वो कांस्टेंट होता है. और जो सैंपल है हम लोग इस रीजन में सैंपल प्लेस करते हैं, सैंपल को रखते हैं. The force in this case is independent of packing of the sample and depends only on the total mass of the material present. So किस पे डिपेंड करता है? वो सैंपल किस चीज में, उस पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ उसके टोटल मास ऑफ द मटेरियल पर. This method is very sensitive and highly reproducible and can apply to a single crystals. ये जो मेथड है वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत केयरफुली करना होता है, और ये हम सिंगल क्रिस्टल्स के लिए ये मेथड यूज कर सकते हैं. द फोर्स इज मेजर्ड एज अ वेट चेंज यूजिंग अ टॉर्सन बैलेंस. टॉर्सन बैलेंस का यूज करके हम लोग वेट चेंज को मेजर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज गॉस मेथड. गॉस बैलेंस इज अ डिवाइस दैट यूजेस मैग्नेटिक टॉर्क. इसमें क्या यूज होता है? मैग्नेटिक टॉर्क टू मेजर द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ द सैंपल. The sample is suspended between two poles on a horizontal arm or beam, and a permanent magnet or electromagnet is placed on the other end of the arm. यहाँ पे नीचे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये दो कॉइल है. हम जो सैंपल है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, ये साइंटिफिक बैलेंस. और यहाँ पे जो सैंपल है वो किसके बीच में होता है? दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है विच कॉजेज द कॉइल टू एक्सपीरियंस टॉर्क. और ये जो कॉइल है इसमें टॉर्क आता है और जिसके वजह से आर्म का मूवमेंट होता है. द एंगल ऑफ रोटेशन कैन देन बी कैलकुलेटेड. फिर एंगल ऑफ रोटेशन को कैलकुलेट करके हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिटरमाइन करते हैं. बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा सकते हैं, टाइम कम है और मेथड भी बहुत सारे हैं. तो कुछ कुछ जो मेन चीज़ें, मेन टॉपिक्स है कि सैंपल कहाँ इंट्रोड्यूस होता है या फिर क्या इसका प्रिंसिपल है. जैसे कि गॉस में हमारा मैग्नेटिक टॉर्क की वजह से रोटेशन होता है, एंगल ऑफ रोटेशन को कैलकुलेट करते हैं. और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं. सो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने कोशिश करी है कि वो सब कवर कर लें. इससे एक्स्ट्रा आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा और जितना हो सके MCQs ज़रूर सॉल्व करिएगा. एंड कुछ भी डाउट्स हो यू कैन कमेंट. नेक्स्ट इज स्क्विड मेथड. स्क्विड मेथड में place the sample in the sample holder of the squid magnetometer. Applied a magnetic field to the sample using squid magnetometer. The magnetic field can be varied in strength and direction depending on the experimental requirements. स्क्विड मेथड में हम लोग सैंपल होल्डर होता है स्क्विड मैग्नेटोमीटर में, वहाँ पे सैंपल को रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं सैंपल पे यूजिंग द स्क्विड मैग्नेटोमीटर. और जो ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो वैरी भी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंटल रिक्वायरमेंट्स. Measure the magnetic moment of the sample as a function of the applied magnetic field.
कितना हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया और उसके वजह से कितना मैग्नेटिक मोमेंट आया, इन दोनों को मिला के हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट वर्सेस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का. द स्लोप ऑफ द लीनियर रीजन ऑफ द ग्राफ प्रोवाइड्स द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. तो ये है मैग्नेटिक स्क्विड मैग्नेटोमीटर और ये है ग्राफ. कितना मैग्नेटिक स्ट्रेंथ दिया गया है और कितना मैग्नेटिक मोमेंट है. सो यहाँ पे जो स्लोप ऑफ द लीनियर रीजन है वो हम लोग को मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बताता है. स्पिन. सो व्हाट इज द स्पिन? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन that is loosely related to its spin about an axis and its angular momentum. दो इलेक्ट्रॉन स्पिन स्टेट्स अलाउड है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ. सो यहाँ पे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला दिया गया है. म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस टू. सो यहाँ से आपको न्यूमेरिकल पूछ सकता है टू फाइंड द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एनी एलिमेंट. तो जो यहाँ पे n है, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. द यूनिट फॉर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज बोहर मैग्नेटॉन, bm. So for example, if we want to calculate the spin only magnetic moment of cobalt plus 2, so यहाँ पे सबसे पहले देखना होगा what is the value of n for CO2 plus. So अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका होता है Ar3d7. सो जब हम लोग लास्ट वाला D का इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7. So number of unpaired electron is 3. Now we can calculate by putting the value here. So I'm doing this side. Mu is equal to root 3 in bracket 3 plus 2. So mu will be root 3 into 5. तो यहाँ पे mu क्या आ जाएगा? अंडर रूट 15 विच विल कम अप्रोक्स 3.87. सो ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं. पिन में नॉर्मली आपको कैलकुलेशन न्यूमेरिकल पूछ सकता है. सो you have to use this formula to calculate the spin magnetic moment. Next topic is LS coupling. There are two methods for the coupling of angular momentum. Angular momentum के डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोग दो कपलिंग देखते हैं, वो है एलएस कपलिंग एंड वन इज जेजे कपलिंग. तो फर्स्ट इज एलएस कपलिंग. एलएस कपलिंग को एक और नाम दिया गया है रसेल सॉन्डर्स कपलिंग, और दिस कपलिंग इज मेनली फॉर लाइटर एटम्स और लाइटर एलिमेंट्स. In such cases, multi-electron atoms, the spin orbit coupling is weak. इस केस में जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं उनका स्पिन ऑर्बिट कपलिंग बहुत वीक होता है. इस कपलिंग स्कीम में जितने इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा को ऐड करके रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया जाता है. सिमिलरली इंडिविजुअल स्पिन एंगुलर मोमेंटा शुड कपल टू प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम s, और फिर l और s दोनों को कंबाइन करके एंगुलर मोमेंटम वी कैलकुलेट द टोटल एंगुलर मोमेंटम by combining both L and S, orbital angular and spin angular momentum. In the given diagram, we can see ये spin angular momentum and this is the L, orbital angular momentum. और इन दोनों का जो रिजल्टेंट, इन दोनों का जो टोटल होगा वो टोटल एंगुलर मोमेंटम. So this scheme of coupling may be visualized in terms of a vector model of angular momentum J is equal to L plus S. So इसका जो visualize term है वेक्टर मॉडल देखें तो it is J vector is equal to L vector plus S vector. These are the example. Vector addition आप सबको आता होगा. If still you have any doubts, you can comment. So this is given L vector, this is given S vector, and the resultant you will get the angular
momentum is some. Next, let's see the orbit orbit interaction क्या होता है. Orbit, consider orbital motion of two electrons. हम लोग एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक L1 और एक L2. आर देयर क्वांटम नंबर्स. दो इलेक्ट्रॉन्स के जो क्वांटम नंबर्स हैं वो L1 और L2 हैं. L1 h/2 pi and L2 are their angular momenta. L1 star and L1 2 star are quantized with respect to each other in such a way that they form resultant. यहाँ पे L को कैसे कैलकुलेट किया गया. L स्टार को L+1 एंड होल टू द पावर 1/2. यहाँ पे जो L है वो S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, G के लिए 4, H के लिए 5, I के लिए 6 and J के लिए 7 and so on. Consider an electron in the p orbit and other in the d orbit. Now we are taking an example. So कंसिडर करिए कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिट में है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो d ऑर्बिट में है. तो L1 स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगा. इट विल कम √2 and L2 √6 may orient themselves in any one of three positions, L star √2, √6 or √12 corresponding to the L is equal to 1, 2, 3 PDF terms. So L में क्या क्या अलाउड है. L2 minus L1 minus 2, L2 plus L1 plus are allowed. So -2 से लेके +2 तक जो इंटीग्रल वैल्यूज है वो सारी L की वैल्यूज यहाँ पे अलाउड है. So by using this formula we can calculate L star and L कैसे फाउंड करेंगे. अगर p ऑर्बिट में है तो हम लोग L का वैल्यू लेंगे 1, अगर S में है तो L का वैल्यू लेंगे 0 एंड थ्रू दिस वी कैन कैलकुलेट. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आपने पहले पढ़ा भी नहीं है एक बार भी तो ये थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूज कर सकता है. सो आप लोग एक बार ज़रूर इसको ध्यान से पढ़िए एंड यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम एनी बुक ऑल्सो. और अगर कुछ भी डाउट्स हो यू कैन कमेंट. Next is a spin-spin interaction with two electrons each having a spin angular momentum of s into h/2 pi, where s star is s plus 1 to the power half and s is equal to half. There are two ways in which a spin resultant s h/2 pi may be formed. S1 and S2 are spin quantum numbers for two electrons. This implies S1 star half into 3 √3 and S2 1/2 into √3. The two resultant quantum numbers are S is equal to 0, S is equal to 1. So अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा जहाँ पे S स्टार जो होगा वो S+1 इंटू S+1 टू द पावर हाफ. ये पावर है S+1 टू द पावर हाफ और S की जो वैल्यू है S की वैल्यू जो है वो है हाफ. सो दो वेज होता है इन विच वी कैन गेट द स्पिन रिजल्टेंट और S star h/2 pi may be formed. S1, S2, these are the spin quantum number for two electrons. So जो रिजल्टेंट क्वांटम नंबर्स है वो आता है S is equal to 0 and S is equal to 1. S is equal to 0 give rise to singlet and S is equal to 1 give rise to triplet. So table 1 recapitulates the situation for an excited helium atom in 1s2p configuration. To derive the term symbols for different spin orbit states, we first need to calculate the total orbital angular momentum and total spin from those of the individual electrons. So यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि हम लोग ने कौन सा
हीलियम एक्साइटेड हीलियम एटम लिया है। सो 1s सब शेल में L1 की वैल्यू विल बी इज इक्वल टू 0 एंड स्पिन विल बी प्लस हाफ। 2p में L2 की वैल्यू विल बी 1 एंड H2 विल बी हाफ। Combining both we will get 0 plus 1 is equal to 1 और जब स्पिन कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम हाफ प्लस वन इज हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1. Now by combining both L and S we find the total angular momentum of this group of electron. So L plus S. So अगर पहला वाला करेंगे तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट यहाँ पे सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखेंगे तो फर्स्ट L प्लस 1 विल बी L प्लस S इज इक्वल टू 1, L माइनस S विल बी 0 and L minus S will plus 1 is equal to 1. L plus S is equal to 2. So 1 plus 0 will be 1. 1 minus 1 will be 0 and 1 minus 1 plus 1 is equal to plus 1 and 1 plus 1 will give rise to 2. तो ये सारे combinations बन सकते हैं by combining L and S. Now we will take the simple example for the configuration with the two valence electron 2p and 3p. 2p और 3p जब लेंगे तो when we see the orbital तो L1 is equal to 1, L2 is equal to 1 और spin हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के लिए plus half. Now when we will combine all the possible combination, so L1 minus L2 0, L1 minus L2 plus 1 is equal to 1, L1 plus L2 is 2 and spin S1 S2 is equal to 0, S1 plus S2 is equal to 1. Now we will see all the possible permutations. Like here first is S का singlet state देखेंगे तो L plus S is equal to 0 and this signifies the singlet state of S. Second, L plus S which is 1, it is also the singlet state for P and वैसे ही singlet state of D which will be 2. L plus S is equal to 2. Next is triplet. Triplet में देखें L plus L is equal to 1 and here for triplet region of P0, P1 and P3. These all are the triplet states of P. So first is 0, 1 and 2 and these all are the triplet states for the D 1, 2 and 3. I hope आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग है. सो अगर डाउट्स है तो कमेंट करिए और थोड़ा सा इसको हो सके तो डिटेल्स में एक बार ज़रूर पढ़िएगा so that you can understand और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस. नाउ नेक्स्ट इज जेजे कपलिंग. जेजे कपलिंग आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मैं थोड़ा सा इसके बारे में शॉर्ट में बता रही हूँ. सो जेजे कपलिंग इट इज़ फॉर हेवियर एटम्स और ये दूसरा स्कीम है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि देयर आर टू डिस्क्रिप्शन फॉर getting total angular momentum of any electron which is LS coupling and JJ coupling or LL coupling is for lighter atoms and JJ coupling is for heavier atoms. So the orbital angular momentum L, spin S of each electron are first coupled to form total angular momentum J for that electron. सबसे पहले L और S को कंबाइन करके टोटल एंगुलर मोमेंटम J निकाला जाता है. डी सिंगल इलेक्ट्रॉन टोटल एंगुलर मोमेंटा आर देन कंबाइंड इनटू टोटल एंगुलर मोमेंटम J फॉर द ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स. पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए उसके बाद ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए. दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू LS कपलिंग वेयर द टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L एंड टोटल S ऑफ द सिस्टम आर कैलकुलेटेड फर्स्ट. इसमें जेजे कपलिंग में L और S को साथ में लेके हम ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेके कैलकुलेट करते हैं. बट इन LS कपलिंग
सबसे पहले L को अलग कैलकुलेट करते हैं, S को अलग कैलकुलेट करते हैं, फिर दोनों को कंबाइन करते हैं। इसमें क्या होता है, L और S जो ऑर्बिटल और स्पिन दोनों को एक साथ कंबाइन करके टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। So you can see here J1 is L1 plus S1, J2 is L2 plus S2। तो इसमें हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन को दोनों को साथ में लेके J कैलकुलेट करेंगे अलग अलग, एंड देन we will calculate the total angular momentum J1 plus J2 या फिर जितना भी है J1 J2 J3। So this is the diagram LS कपलिंग और JJ कपलिंग का। यहाँ पे ये ऑलरेडी हमने देखा था कि L S और रिजल्टेंट आएगा J वेक्टर। सो LS और JJ कपलिंग, तो JJ कपलिंग में एक साथ ऑर्बिटल और स्पिन दोनों को हम लोग ऐड करके बाद में रिजल्टेंट निकालते हैं, और LS में हम लोग पहले ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड देन स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करके हमारा रिजल्टेंट आता है टोटल एंगुलर मोमेंटम। लाइक दिस इज J1, J is equal to 1, J is equal to 0, J is equal to 1, J is equal to 2। यहाँ पे ये जो डायग्राम है वो इंटरमीडिएट कपलिंग है, द ट्रांजिशन बिटवीन कपलिंग स्कीम्स। दिस इज LS कपलिंग स्कीम एंड दिस इज JJ कपलिंग स्कीम। सो जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे एक्स एक्सिस की तरफ, वहां पे हमें JJ कपलिंग के स्कीम और यहाँ पे LS कपलिंग स्कीम है। सो दिस इज द ग्राफ फॉर इंटरमीडिएट कपलिंग। तो यहाँ पे results from both coupling schemes are different. For example, 1s2p configuration, JJ coupling 2 doublets देता है than a singlet and a triplet. For 1s electron, J1 is L1 minus S1 is equal to L1 plus S1 is equal to half. 2p इलेक्ट्रॉन के लिए L2 minus S2 to L2 plus S2 is equal to half or 3/2. These combine as shown in the table resulting in 2 doublets. So यहाँ से आपको 2 doublets मिलता है by combining them. By combining we get the 2 doublets. So यहाँ पे finally आपका सारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था वो मैंने कोशिश किया है कि कवर हो जाए। टाइम भी अभी काफ़ी कम है और इट इज़ अ वन शॉट लेक्चर जिसमें सारा कुछ बहुत डिटेल्स में प्रॉपरली हर चीज़ कवर नहीं कर सकते हैं। अपने साइड से भी आप लोग थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ज़रूर पढ़िएगा, एंड कुछ भी डाउट्स हो यू कैन कमेंट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मैं क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँगी। टुडे आई विल नॉट गिव द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट करिएगा, वहाँ पे आपको reply मिलेगा what will be the answer for the questions. So first question is, which of the following best describes the structure of मेटालोपोरफायरेंस। मेटालोपोरफायरेंस अभी हम लोग ने पढ़ा था कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। सो फर्स्ट इज अ पेंटासाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर विद सेंट्रल मेटल आयन और टेट्रापायरल मैक्रोसाइकिल with a metal ion coordinated in the center, a linear chain of pyrrole units with metal ions interspersed, a hexagonal lattice with metal ions at the vertices. So comment the answer below for the question. Next question is, in hemoglobin oxygen binds to which oxidation state of iron? ये क्वेश्चन मैंने अभी जब मेटालोपोरफायरेंस विद रेफरेंस टू हीमोग्लोबिन पढ़ाया था वहां पे बोला था। सो यू कैन सी and answer the question, which will be the oxidation state of iron in hemoglobin? Ferric, ferrous, or there will be cupric, magnet,
सॉरी, मैगेनिक। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन दिया गया है, पूछा गया है। सो सी और डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। आपको आंसर किस में से देना है, फेरिक और फेरस। नेक्स्ट इज व्हाट डज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेजर? द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, the ease with which a material becomes magnetized in an external magnetic field, the resistance of a material to change in its magnetic field, or the tendency of a material to absorb light energy. आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या मेजर करता है। आपको इसका आंसर यहाँ पे बताना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड इन्वॉल्व्स suspending a sample in non-uniform magnetic field to measure magnetic susceptibility? कौन से मेथड में हम लोग सैंपल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करते हैं? गॉय बैलेंस मेथड, फराडे मेथड, वाइब्रेटिंग सैंपल मैग्नेटोमीटर, और फिर स्क्विड मैग्नेटोमेट्री। तो वो कौन सा मेथड है जिसमें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सैंपल सस्पेंड किया जाता है? Next is which of the following describes Ellis coupling in atomic physics? The coupling of angular momentum of electron, the coupling of nuclear spin, the coupling of magnetic moment, the coupling of orbital angular momentum and spin angular momentum of the electrons. So these are the some questions related to the topics of the today's lecture. So इसके आंसर्स आप लोग कमेंट करिएगा। कुछ भी डाउट्स हो यू कैन कमेंट एंड डेफिनेटली यू विल गेट द रिप्लाई। सब कुछ कवर नहीं हो पाया है, आई एग्री। So if you need anything, if you want to give any suggestions, feel free to ask, feel free to say in the comment section. Thank you and all the best for your exams.